बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज क्या है? आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम क्या देखते हैं? हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं और उससे सीखते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे व्हाई डू वी नीड मशीन। हमें मशीन की जरूरत क्यों है। इसमें हम अपने दैनिक जीवन में यूज करने वाले अलग अलग मशीन के बारे में जानेंगे और वह किस तरीके से काम करता है, उसके पीछे क्या विज्ञान लगा है, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं मशीन की दुनिया में। आप सभी तैयार हैं? चलिए चलते हैं। अब बच्चों हम जानेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर का नाम तो सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा ही। तो आइए आज जानते हैं कि यह मोटर काम कैसे करता है और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में जानेंगे। जनरेटर भी सबने देखा होगा, जब हमारे घर पे बिजली कटती है तो हम जनरेटर से बिजली सप्लाई करते हैं। तो अब यह जनरेटर कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम आज जान लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन में स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक बार आपके लिए बहुत सारी नई गतिविधियों को लेकर आए हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी होंगी। हमने उनको देखा भी है लेकिन शायद समझने की कोशिश नहीं की कभी। तो आज छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप तैयार हैं? गतिविधि को शुरू करने से पहले मैं बचपन की एक छोटी सी घटना आपके साथ बांटना चाहूँगा। बचपन में हमारे घर में जब भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आया करती थी, जैसे कि स्प्राइट या थम्स अप, तो आपने ये देखा होगा कि हमारे जो माता पिता हैं या जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हमें हमेशा कहते थे कि उसे आप अचानक ना खोलें, वरना उसके अंदर की जो तरल पदार्थ है वो बाहर आके गिर जाएगी। और हमने उसे अनदेखा या अनसुना करके उसको अचानक खोल देते थे और उसके अंदर की जो तरल पदार्थ हैं वो बाहर आ जाते थे और उसे देखकर हमें बहुत दुख भी होता था। लेकिन शायद तब हम उसके पीछे के कारण, उसके विज्ञान को समझ नहीं पाए थे। तो आज हम उसे एक गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये तो हमने की बात कोल्ड ड्रिंक की, लेकिन आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि जब भी हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद हमें ये महसूस होता है कि उसके अंदर की जो टायर की हवा है वो कम हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हम पंप को लेकर उसके अंदर हवा भरते थे। उसके बाद उसकी जो बाहर की सतह है वो टाइट हो जाती थी और हमें चलाने में बड़ी आसानी होती थी। ये छोटी छोटी घटनाओं की मैंने आपसे बात की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था, हमें दिया था। उसे हम बॉयल के सिद्धांत, बॉयल के नियम से जानते हैं, के नाम से हम उसे बुलाते हैं, जिसे रॉबर्ट बॉयल सर ने 1662 ईस्वी में, आप समझ सकते हैं कितने पहले उन्होंने इस नियम को दिया था हम सबको। आज हम एक गतिविधि के माध्यम से उस नियम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप तैयार हैं? आइए एक गतिविधि के माध्यम से उसे हम करते हैं। मेरे पास सबसे पहले मैं वो चीज़ें दिखा दूँ जिसके द्वारा हम इस गतिविधि को करेंगे। एक सिरिंज मैंने लिया है जिसका नीडल हमने निकाल दिया है। हमारे पास एक प्लंजर है। इसके अलावा आप देख सकते हो ना, दो छोटे छोटे बलून भी हैं। इसमें हमने सिर्फ हवा भरी है और इसमें हमने तरल पदार्थ यानी पानी को भरा है। अब आगे गतिविधि को शुरू करने से पहले आप खुद देखिए कि अगर मैं इसके सिरे को बिना बंद कर दिए किए अगर इस प्लंजर को अंदर की तरफ ढकेलता हूँ
तो आप देखेंगे कि हवा बाहर की तरफ आसानी से चली आ रही है। लेकिन अगर मैं इसके सिरे को बंद कर दूं तो क्या होगा? चलिए एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। इस गतिविधि के करने से पहले मैं वो नियम आपके साथ बांटना चाहूँगा जो इसके पीछे कार्य करेगा। बॉयल सर ने हमें ये बताया कि जब हम किसी आदर्श गैस की बात करते हैं और अगर उसके आयतन को हम कम करें तो उसके परस्पर दबाव में अचानक बढ़ोतरी होती है, यानी कि दबाव और आयतन का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यानी कि अगर उसके दबाव को हम बढ़ाएं तो उसका आयतन कम हो जाएगा और अगर हम दबाव को कम कर दें तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। चलिए अब इस गतिविधि के माध्यम से हम उसे समझते हैं। मैं इसके अंदर इस बलून को डाल रहा हूँ और इसके सिरे को मैं बंद कर देता हूँ और इसके बाद हम इस प्लंजर से इसके अंदर दबाव को बढ़ाएंगे। तो क्या लगता है आपको क्या होगा? चलिए देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसके अंदर दबाव को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपने देखा। चलिए मैं फिर से ट्राई करते हैं। दबाव को मैंने इसके सिरों को बंद कर दिया है और इसके दबाव को मैं बढ़ा रहा हूं। तो आप ये पाएंगे कि उसका जो आयतन है वो बहुत संकुचित हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। आपने देखा? चलिए इसके विपरीत हम एक कार्य और करते हैं। इस बार हम दबाव को बढ़ाएंगे नहीं, दबाव को कम करेंगे। तो नियम अनुसार ये क्या होना चाहिए? दबाव कम करने पर आयतन बढ़ जाना चाहिए बलून का। तो देखते हैं क्या होता है। तैयार है ना आप? चलिए फिर से हम आपके करीब आकर इसके सिरे को बंद कर देते हैं ताकि हवा बाहर ना जा पाए और अब हम इसके दबाव को कम करते हैं। तो आप देख पा रहे हो इसका आयतन, जैसे ही हम दबाव को कम कर रहे हैं तो इसका आयतन बढ़ता जा रहा है। तो आपने देखा कि इस छोटी सी गतिविधि के माध्यम से किस प्रकार हम बॉयल के नियम को समझ पाएंगे। लेकिन मैं बहुत शरारती हूँ, जैसे आप भी हैं, बचपन में हम सभी शरारत करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर जो मैंने हवा भरी थी बलून के अंदर, उसको मैं निकाल कर उसके अंदर हम एक दूसरा बलून डालेंगे, लेकिन इस बार इसमें हमने हवा नहीं पानी भरी है। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी ये नियम काम करेगा इसके ऊपर? चलिए एक कोशिश करके देखते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इसके सिरे को बंद करके इसके अंदर का जो दबाव है उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सीधी सी बात है, उसका आयतन कम हो जाना चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, मैंने दबाव तो बहुत बढ़ाया लेकिन कुछ खास हमें फर्क नहीं दिखा। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं मैं कितना बल लगा रहा हूं इस पे, फिर भी इसके आयतन में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार हम एक बार एक काम और करेंगे कि इसके अंदर का जो हमारा दबाव है उसको कम करके देखेंगे कि इसके आयतन में कोई वृद्धि होती है कि नहीं होती। चलिए देखते हैं। अब मैं इसके दबाव को कम कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? जब हमने गैस की बात की थी उस वक्त तो ये नियम काम कर रहा था, तो अभी क्यों नहीं कर रही है? इसको समझने के लिए एक छोटा सा चार्ट है हमारे पास, आइए उसे समझते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ 3 फ्लास्क है हमारे पास, एक में हमने ठोस, एक में तरल और एक में गैस रखा है। देख पा रहे हैं आप? अगर आप ध्यान से देखें तो इस ठोस पदार्थ के बीच का जो आणविक दूरी है, उसके पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा कम है, संकुचित है, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है अपने में। अगर हम बात तरल की करें तो तरल पदार्थों के बीच के जो कण हैं उनके बीच में दूरी थोड़ा ज़्यादा है और गैसों में बहुत ज़्यादा दूरी आप देख पाएंगे। यानी कि गैस को कंप्रेस करना तरल और ठोस पदार्थों की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। उसको कंप्रेस करना, संकुचित करना ज़्यादा आसान है और लिक्विड को यानी तरल पदार्थों को और ठोस पदार्थों को संकुचित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि बॉयल का नियम गैसों की जब हम बात करते हैं उस केस में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये तो कि हमने बात प्रयोग की, एक्सपेरिमेंट की। अब हम बात करते हैं उसके एप्लीकेशन की। चलिए हम शुरू करते हैं। जब हमने शुरू में टायर की बात की थी, जब हम उसमें हवा भरते हैं
तो उसके बीच का जो आयतन है, उसके टायर के अंदर का जो आयतन है, गैसों का जो आयतन है वो कम होता जाता है, क्योंकि दबाव हमसे बढ़ा रहे होते हैं और इस वजह से पार्टिकल्स बहुत करीब आते जाते हैं, संकुचित होते जाते हैं और उसके टायर की जो अंदर की सतह है वो फूलती जाती है और वो टाइट हो जाता है। तो आपने ये एप्लीकेशन समझा। एक एप्लीकेशन जो मैं दिनचर्या के घटना से आपके साथ बांटना चाहूँगा, जब हम इन्हेलेशन और एक्सेलेशन करते हैं, यानी कि निश्वास और प्रश्वास की जब हम बात करते हैं, यानी सांस लेना और छोड़ना, आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि इस केस में, यानी हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यहाँ पे भी बॉयल का नियम कार्य करता है। आप हैरान है ना सुन के? आइए मैं आपको समझाता हूँ। जब हम सांस लेते हैं अपने नली से, जब हम सांस, हमारी गैस अंदर की तरफ जाती है, तो यहाँ सांस लेने से हमारा क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है और इसके द्वारा उसके अंदर की जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो कम हो जाता है और हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। हमारे अंदर की जो सांस की प्रोसेस, सांस लेने की प्रोसेस है, वो बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम गैस छोड़ते हैं तो अंदर की जो वॉल्यूम है हमारी, वो कम हो जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इसके परस्पर लगातार होते रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हम लगातार अपने निश्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया लगातार जारी रखते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि किस प्रकार ये बॉयल का नियम हमारे जीवन को और जीवन की घटनाओं को समझने में मदद करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये गतिविधि हमारे साथ बहुत पसंद आई होगी। इस प्रकार श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम आपको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न मशीनों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ का हम लोगों ने एक नाम रखा है वाई वी नीड मशीन्स, हमें मशीनों की क्या ज़रूरत है। अगर आप गूगल करें, लिखें उस पर सिंपल मशीन्स, तो कुछ वेबसाइट्स आपको बताएंगी कि 6 तरह की सिंपल मशीन्स होती हैं, कुछ 7, कुछ 10 बताएंगी। ऐसे ही कुछ छोटी बड़ी मशीनों, सिंपल मशीन्स की चर्चा हम करेंगे और इस चर्चा के लिए हम लोगों ने चुना है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की यह मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस, जो बिहार के ग्रामीण इलाकों में जाकर विज्ञान का प्रचार प्रसार करती है। तो आइए हम इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक सिंपल मशीन जिसे हम कहते हैं पहिया और धुरा, व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल क्या है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे और इस बताने का जरिया जो होगा वो इन प्रदर्शनों के माध्यम से कुछ करके दिखाने की हम कोशिश आपको करेंगे, जो आपको बड़ा रोचक लगेगा। शायद ऐसी जानकारी आपको न मिली हो, जो ऐसी कुछ जानकारियां हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहिया जानते हैं आप, पहिया का जब से खोज किया गया तब से मानव सभ्यता के विकास में एक नई गति आ गई, उसकी दिशा ही बदल गई। तो और इस पहिए और धुरी को लेकर कई तरह के प्रयोग किए गए, इस्तेमाल इसकी विभिन्न सदियों में किया गया। तो क्या है ये पहिया और धुरी? पहिया और धुरी में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक बड़ा डिस्क जिसे हम पहिया कहते हैं और इसके साथ एक लंबी धुरा जो अपने केंद्र से आपस में जुड़े होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये एक दूसरे से जुड़े होने के कारण जब ये घूमते हैं तो किसी भी बल को मैग्नीफाई कर देते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर इस पहिए को घुमा रहा हूँ तो देखिए धुरा धीरे धीरे इस वजन को उठाते जा रहा है। अगर मैं इसको सीधे इस वजन को अगर उठाता तो मुझे ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती, लेकिन इस पहिए और धुरे, व्हील एंड एक्सल की मदद से मैं इन्हें बड़े आसानी से उठा और झुका सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह का इसका एक दूसरा प्रारूप भी है। जैसे कि यहाँ पर धुरा ये वजन उठा रहा है, इसका एक दूसरा प्रारूप आप अपने दैनिक जीवन में हम रोजाना देखते हैं, हमारी सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में बल दिया जाता है धुरे पर और पहिया जो उसकी विंग्स है, डायना, उससे हमें हवा मिलती है। तो इसके पहिया और धुरा के 2 प्रारूप हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़ा रोचक इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन हमें यह जानकारी नहीं होती है कि यह एक सिंपल मशीन है।
पेचकस को हमने दिखाया है यहाँ पे। पेचकस भी एक सिंपल मशीन है। कैसे है ये सिंपल मशीन? इसमें ये पहिया है और ये धुरा है। कैसे होता है? अगर आप इस नट को अपने हाथों से घुमाने की कोशिश करें, आप घर में कोशिश करके देखिए, बड़ा मुश्किल होता है इसको अंदर करना या इसको खोलना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक पेचकस की मदद से आप इसे बड़े आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो यह एक पेचकस जो है वो एक सिंपल मशीन है। ठीक है, इसी तरह का एक और उपयोग जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो है पाना। जैसे ये देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में स्पैनर कहते हैं। ये पहिया है और नट के ऊपर लगा हुआ ये भाग उसका धुरा है। तो पाना की मदद से भी हम इन चीज़ों को बड़े आसानी से घुमा सकते हैं, खोल और बंद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक छोटी सी कार्य गतिविधि के द्वारा व्हील एंड एक्सिल के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। अभी हम लोगों ने व्हील एंड एक्सिल के बारे में समझा। अगली बार जब आप कभी पेचकस या पाना का उपयोग करें तो ये जरूर याद कीजिएगा कि यह एक प्रकार का सिंपल मशीन है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और हम सिंपल मशीन की बात करें जिसे हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो है चरखी प्रणाली, पुली सिस्टम। पुली सिस्टम का उपयोग बड़ा कॉमन है। आप लोग गांव में या किसी ग्रामीण इलाके में कुआं जरूर देखे होंगे और ये देखे होंगे कि उससे पानी कैसे निकाला जाता है। एक रस्सी डाली जाती है, बाल्टी में बांध के पानी निकाला जाता है। कभी आपने सोचा कि अगर उस रस्सी को कुएं की दीवार से लटकाकर खींचें और डालें तो क्या होगा? होना क्या है? होगा यह कि दीवार और रस्सी के बीच घर्षण होगी, बाल्टी और दीवार के बीच में घर्षण होगी और इनका क्षय हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आपको बार बार रस्सी बदलनी पड़ेगी, बार बार बाल्टी बदलनी पड़ेगी। तो अब आप क्या देखते हैं कि एक लोहे का फ्रेम या एक लकड़ी का फ्रेम लगाया जाता है और उसमें एक गोल सी चक्की लगाते हैं और उसके बीच से रस्सी को डालते हैं। होता क्या है? वो एक पुली सिस्टम है। इसमें होता क्या है कि पुली सिस्टम में जब हम रस्सी के उपयोग से बल लगाते हैं, खींचते हैं, तो रस्सी जो है उस बल की दिशा को उलट देती है और उलट देने के कारण क्या होता है कि हमें कम बल में ज़्यादा भार उठाने का प्रयोजन मिल जाता है। ठीक है, तो पुलिस सिस्टम के तहत हम यहाँ पे 3 भाग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको इस श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की बस में 3 प्रकार के पुलिस सिस्टम्स को दिखाया गया है। एक एक करके हम समझते हैं कि क्या है ये चीज़। पहले हम तीनों को खींचते हैं और देखते हैं कि किसमें कम और किसमें ज़्यादा बल लग रहा है। तीनों में भार समान है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं, तीनों में भार समान है। अब मैं खींच के देख रहा हूँ कि मुझे कितना बल लग रहा है। इसमें एक ही पुली है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 पुली लगाई गई है, भार समान है। यहाँ पर 3 पुलियाँ लगाई गई हैं, 1 2 3। तो ये है। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि जितना बल मैं यहाँ लगा रहा हूँ उतना ही जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ उतना ही यह भार को उठाने में मदद कर रहा है। यानी यहाँ दोनों चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि ये दोनों पुलिस सिस्टम मिलके हमारे प्रयास को बढ़ा देती हैं, जिससे मैं इस वजन को उठाने में मुझे आसानी होती है। तीसरा प्रयोजन में भी यही चीज़ है कि मेरे प्रयास को ये 3 पुलियाँ मिल के बढ़ा देती हैं, जिसमें मुझे और आसानी होती है उठाने में। तो एक चीज़ यहाँ और भी गौर करने की बात है कि सबसे पहले मनुष्य ने इस तरह की पुलिस सिस्टम बनाया, लेकिन समय और आवश्यकता के अनुसार उसमें उसने संवर्धन किया, बदलाव किए, और जैसे जैसे और बदलाव किए वैसे वैसे उसने सिस्टम को स्मूथ किया अपने अनुरूप। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अन्वेषण करें, कोई नई आविष्कार करें, कोई नई चीज़ बनाए, तकनीक, और उसे वहीं छोड़ दें। हमें उसको बार बार देखने की, समझने की ज़रूरत है और
उसको उस पर कुछ संवर्धन करने की ज़रूरत होगी, नहीं तो वो धीरे धीरे वो तकनीक ख़त्म होती जाएगी। तो आज के इस सीरीज़ में हमने आपको दो चीज़ें बताई, व्हील एंड एक्सल और पुली सिस्टम। आपको जब भी मौका मिले अपने घरों में या किसी स्कूल के प्रोजेक्ट में इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा, आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम अपने आगे के सीरीज़ में ऐसी ही कई छोटी बड़ी मशीनों के बारे में जानकारी देंगे। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के इस वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस सीरीज़ जिसे हम कहते हैं वाई वी नीड मशीन्स, मशीनों की हमें क्या ज़रूरत है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी मशीनों की, सरल मशीनों की, जिनकी मदद से या तो हम किसी भारी सामान को उठा सकते हैं और किसी भारी सामान को हम तेज गति से चला सकते हैं। तो ऐसी ही दो चीज़ों की बात हम इस बार इस एपिसोड में करने जा रहे हैं। आप इस फ्रेम में मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक बस है और इस बस का भार जो है इसके चक्के के ऊपर है, चक्कों पर है। अब क्या आपको लगता है कि मानव शक्ति या मेरी शक्ति इतनी है कि मैं इस बस को उठा सकता हूँ? मुझे लगता है कि शायद 10 लोग मिलके भी उसको नहीं उठा पाए। और जैसा कि आप गैरेजों में या कहीं देखते होंगे कि जब ये टायर पंचर होती है तो इसको बाहर निकालने के लिए इसे उठाना पड़ता है। तो क्या उस समय हम 15-20 आदमी, 25 आदमी मिलके इस बस को उठाते हैं और तब हम इसका चक्का खोलते हैं? नहीं, हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे पास एक सरल मशीन है इसके लिए, जिसे हम कहते हैं स्क्रू जैक। स्क्रू जैक की मदद से हम किसी भी भारी सामान को बहुत आसानी से उठा सकते हैं। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक स्क्रू जैक, ओरिजिनल स्क्रू जैक का कट सेक्शन मॉडल दिखा रहे हैं। इसकी पहले कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, मैं इसे घुमा रहा हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि ये ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गौर करने की है कि जब मैं अपना हाथ हटा देता हूँ, यानी इसे मैं नहीं घुमाता हूँ, ये अपने आप नीचे नहीं आ रहा है। इसे कहते हैं सेल्फ लॉक। तो ये एक स्क्रू जैक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ एक वार्म गियर प्रणाली है। गियर के कई प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार वार्म गियर है। तो और दूसरा ये उसका ये स्क्रू है। इस स्क्रू जैक का मूल कार्य क्या होता है कि वह एक घूर्णन गति को, आप देखिए यहाँ पर घूर्णन गति को रेखीय गति में बदल देती है। और यहाँ पर भार बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्रयास, जो बल है, वो बहुत कम लगता है। स्क्रू जैक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग लोड कैपेसिटी के होते हैं और इनका प्रयोग मूलतः जो है हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और भवन निर्माण में भी करते हैं। भवन निर्माण में खासकर जब नींव, घर की नींव देने की बात होती है या किसी फ्लोर को सपोर्ट करने की बात होती है, वहाँ पे हम स्क्रू जैक का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो सिंपल मशीन हमने आपको यहाँ बताई। अब हम दूसरी बात करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि दो मशीनों की बात करेंगे। एक मशीन होगी जिससे भार उठाते, दूसरी होती जिससे हम गति देंगे। देखिए, व्हील एंड एक्सल, पहिया और धुरी तो हमने ढूंढ ली, लेकिन उसको अब गति कैसे दें? गति देने के लिए मनुष्य ने कभी बैल का इस्तेमाल किया, कभी घोड़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी जो है वो इच्छा कम नहीं हुई। आज के परिदृश्य में देखिए तो हम जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम जैसे 2G में आए तो वहाँ हम संतुष्ट नहीं हुए, 3G में गए, फिर 4G में आए, 4G से भी हम संतुष्ट नहीं, 5G में। तो मनुष्य जो है घोड़ों की गति से भी वो तेज गति चाह रहा था। उसके लिए उसने प्रयास करना शुरू किया। कहते ही हैं, आवश्यकता जो होती है आविष्कार की जननी है। आवश्यकता वही कि हमें और तेज गति चाहिए, जल्दी करना है यह प्रयास। तब मनुष्य ने काफ़ी प्रयासों के बाद, प्रोटोटाइप्स के बाद एक इंजन का आविष्कार किया। इंजन क्या है? बेसिकली वो हमें एक ताकत देती है और ताकत देने के लिए, और उस ताकत को हम कई रूपों में
यूज़ कर सकते हैं बदल बदल के। तो यहाँ पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की इस बस में हम आपको मॉडर्न इंटरनल कंबस्शन इंजन का एक कट सेक्शन मॉडल बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा रोचक तथ्य आपको बता दूं कि इस इंजन का आविष्कार लगभग 100 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज भी इस इंजन की जो तकनीक है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें क्या इसकी कार्यशैली हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन एक बात यह भी है कि कोई भी वाहन हो छोटा या बड़ा, जैसे मनुष्य के शरीर में दिल जो होती हार्ट जिसे कहते हैं, वही किसी भी वाहन किसी भी गाड़ी का ये इंजन जो है वो हार्ट होता है। तो इसमें एक स्विच का प्रावधान है, हम स्विच दबा के देखते हैं कि यह इंजन कैसे काम करता है। ओके, हो क्या रहा है इस इंटरनल कंबस्शन इंजन में, आंतरिक दहन इंजन में क्या होता है कि फ्यूल और एयर, मान लीजिए पेट्रोल या डीजल जो भी है, उसका एक हवा के साथ एक राइट मिक्सचर इस कंबस्शन चेम्बर में दिया जाता है। उसको इस पिस्टन की मदद से दबाया जाता है, कंप्रेस करते हैं इसे, और जब ये कंप्रेस मिनिमम हो जाता है, मैक्सिमम पे आ जाता है, तो इसका दहन किया जाता है। दहन करने से क्या होता है, यह गैस फैलती है और यहाँ से यह एक पिस्टन को धक्का देती है। जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ दहन हुआ तो ये फैलती हुई गैस इसको धक्का दे रही है, लेकिन हमारी आवश्यकता तो थी पहिए को घुमाने की, लेकिन आप यहाँ गौर कर रहे हैं यहाँ तो पिस्टन एक सीधी रेखा में घूम रहा है। हमारा तो काम हुआ नहीं, हमने तो एक ताकत बनाई जो फ्यूल मिक्सचर को जलाकर एक पिस्टन को सीधी रेखा में कर दिया। अब हमें फिर आवश्यकता हुई कि भाई पहिया को घुमाना है, उसे गोल घुमाना है, तो क्या करें, तब एक नई मैकेनिज्म हम लोगों ने बनाई जिसे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कहते हैं। उसका भी एक प्रारूप यहाँ दिखाया गया है। वो क्या करता है, वो करता है कि एक रेखीय गति को, आप देख पा रहे हैं रेखीय गति को, घूर्णन गति को वो रेखीय गति में, और इसके उल्टा रेखीय गति को घूर्णन गति में बदल देता है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बड़ा रोचक मैकेनिज्म है। इसका उपयोग कई जगह होता है। हम अपने दैनिक जीवन में, अगर आपके घर में चापाकल, हालांकि आजकल सब लोगों ने मोटर प्रणाली का इस्तेमाल कर लिया है, बिजली का स्विच दबाया, मोटर से पानी भर गई, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में घरों में चापाकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चापाकल का जो हैंडल से लेके उसका जो वाशर है जहाँ से वो पानी उठाता है, वो एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का ही प्रारूप है। तो बड़ा कॉमन सा मैकेनिज्म है, और इस प्रदर्श के माध्यम से मैंने आपको इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश की। आपको कभी अगर मौका मिले तो इन्हें किसी स्कूल के प्रोजेक्ट में करने की कोशिश कीजिएगा। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बड़ा कॉमन मैकेनिज्म है, इसे कहीं उपयोग में लाने की कोशिश कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे।
इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। 7वां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। 8वां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम बात करते हैं दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न मशीनों की। और इसका नाम हम लोगों ने रखा है वाई वी नीड मशीन्स, हमें मशीनों की क्या ज़रूरत है। तो इस तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भार ढोने वाले जो वाहन हैं उनकी क्या प्रारूप है, वो कैसे काम करते हैं, और उनमें भी एक खास तरह की ट्रक जिसे आप अक्सर देखते होंगे अगर आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या कहीं किसी खदान माइन एरिया के आसपास अगर आप हैं तो उन ट्रकों को देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डंपर ट्रक्स की। डंपर ट्रक क्या है? डंपर बड़ा अजीब सा नाम लगता है, इन्हें एक और नाम से बुलाया जाता है ट्रिपर ट्रक्स। क्या होते हैं? इसका एक छोटा सा मॉडल इस विज्ञान केंद्र की इस मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस में लगा हुआ है। आपको देख के अब समझ में आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डंपर ट्रक्स, आपने एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए हाईवेज पे कई तरह की ट्रक्स देखी होंगी। 6 चक्के वाले, 4 चक्के वाले, 10-20 चक्के वाले। हर ट्रक्स का अलग अलग प्रयोग होता है, उनका इस्तेमाल होता है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो आज हम इसकी बात कर रहे हैं डंपर ट्रक्स की। तो स्विच दबा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, मुझे एक बात समझ में आई। क्या आपने गौर किया कि डंपर ट्रक्स की क्या विशेषता है? अमूमन हर ट्रक की तरह जिनके पीछे एक ट्रॉली लगी होती है, कैरेज, इसमें भी एक ट्रॉली होती है जो अपने आगे की ओर से उठ जाती है। जैसे एक बार फिर से देखिए, उठ जा रही है। इस उठ जाने का एक बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? जब यह उठती है, ये उठी, तो इसके अंदर भरा हुआ सामान अपने आप नीचे गिर जाता है। इससे क्या हुआ? आपको उतारने का, और जो उतारने के लिए जो आप इसमें मजदूर लगाते उसका खर्च की बचत हुई, दूसरा समय की बचत हुई। तो जब आप डंपर ट्रक्स यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा कैपेसिटी में भार ले के जा सकते हैं और आपको इसके अनलोडिंग का जो खर्चा है वो बहुत कम होता है। ठीक है, एक तो ये अगर आप नॉर्मल ट्रक से इसकी तुलना करें तो आपको यहाँ पर एक एडवांटेज यहाँ दिखेगी। लेकिन मेरा जो कहना है यहाँ पर कि ये इतना भार से भरा हुआ ये ट्रॉली कैसे उठ जा रहा है, कितनी ताकत लगाई जा रही है, मेरा कहना इस पर है। तो ये जो इसको उठाने और गिराने की जो क्रिया है, इसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के माध्यम से किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? ये खासकर आप बाइक्स के शॉकर्स में कई जगह आप इसका इस्तेमाल देखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली जो है वो भौतिकी के एक सिद्धांत पास्कल लॉ पर आधारित है। अगर आप नहीं पढ़े हैं इसे तो आगे की विज्ञान के कक्षाओं में आप इसे पढ़ेंगे। बड़ा मज़ेदार सिद्धांत है और इसके कई जो हैं, इस पर आधारित कई तकनीक आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है पास्कल जो लॉ है उसके तहत, कि अगर किसी वस्तु में कोई लिक्विड रखी हुई है और एक जगह से उस पर कहीं दबाव बनाया जाए, तो यह दबाव जो है वो
उस लिक्विड के सभी सतहों पर बराबर रूप से लगेगी। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये छोटा सा ये पिस्टन है, लिक्विड भरी हुई है, हमने यहाँ इसको प्रेस किया, ये भार जो है इस फ्लूइड के थ्रू मैग्नीफाई होके, संवर्धित होके इतने बड़े एरिया पर लगा, और जब इतने बड़े एरिया पर ये पुश इफेक्ट आया तो ये इतने कम वजन को बजाय इतने अधिक वजन को भी उठा सकती है। यही कॉन्सेप्ट जो है, आप देखते होंगे कि जब आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, गाड़ियों 4 चक्कों की सर्विस सेंटर में, तो गाड़ियों को उठा के नीचे झुक के काम करते हैं मैकेनिक, ये बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। डंपर ट्रक्स भी उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए ये बेहतर है। अगर आपको आवश्यकता है किसी खादान में मिट्टी ढुलाई की, खादानों में जैसे मिनरल्स को ढोने का काम होता है, इनमें इन डंपर ट्रक्स, ट्रिपर ट्रक्स का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। तो इस मॉडल के जरिए मैंने आपको डंपर ट्रक की विशेषता बताने की कोशिश की। अब आगे एक दूसरे प्रदर्शन के माध्यम से मैं आपको यह बताने का कोशिश करूंगा कि इनमें सामान भरा कैसे जाता है। आपने गिराने का तो देख लिया, लेकिन थोड़ा सा रिवाइंड होते हैं इसमें, ये कि इसमें सामान भरा कैसे जाता है, वो भी एक मशीन के थ्रू होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस प्रदर्शन में जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि डंपर ट्रक्स या किसी भी ट्रक्स में सामान भरते कैसे हैं। ट्रक देखा आपने, उसकी ट्रॉली इतनी बड़ी होती है, और मान लीजिए उस पर कोई वजनदार सामान जैसे कोयला हो, मिट्टी हो, भारी सामान हो, उसे अगर पूरी तरह भरना हो, तो मैं अगर एक आमतौर पर एक मोटा एक कैलकुलेशन अगर करूं, 20 मजदूर अगर मैं लगाता हूं तो तकरीबन आधे दिन का समय लेंगे वो उस ट्रॉली को पूरे भरने में। अब 20 मजदूर प्लस समय, इतना मिलाने के बाद खर्चा बहुत हो जाता है, समय भी बहुत बर्बाद होता है। इसको थोड़ा जल्दी करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक और मशीन जिसे हम कहते हैं एक्सकेवेटर। इसको बोलचाल की भाषा में हम जेसीबी भी कहते हैं, पोकलेन भी कहते हैं, आप जिस नाम से आप जानते हो उससे। यह मशीन भी बड़ी काम की मशीन है, खासकर खादान और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन है। यहाँ इस विज्ञान केंद्र की इस बस में हम इसे देखते हैं स्विच दबा के कि ये कैसे काम कर रही है। आपने ध्यान दिया कि इस मशीन में मुख्यतः 2 बाहें हैं, 2 भुजाएं, और एक ये इसकी ट्रॉली, ठीक है, बकेट जिसे कहते हैं, बकेट है। इनके बीच में ये जो लगे हुए हैं ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के ही सिद्धांत पर काम करने वाले शॉकर्स हैं, जो इन भुजाओं को गति देते हैं, अलग अलग तरीके से गति देते हैं, जिसकी वजह से यह काम करता है। देख रहे हैं, ये बढ़ता है, यहाँ पर ये घटता है, जब ये इसकी ओर अंदर आता है तो यहाँ पर ये बढ़ जाता है और ये लेंथ भी बढ़ती है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो पास्कल लॉ पर आधारित है, उसी सिद्धांत पर बना हुआ यह एक्सकेवेटर या जेसीबी मशीन जो भी कहिए ये है, और इसका मुख्यतः जो काम है वह इन मटेरियल्स को ट्रकों में भरने का काम होता है। समय की बचत होती है, मजदूरों की बचत होती है, और पास्कल लॉ एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको कि जब किसी द्रव्य पर किसी बिंदु में दाब बनाया जाता है तो वह दाब जो है उसकी सतह पर समान रूप से बंट जाता है। तो एक तरह से ये आपके फोर्स को मैग्नीफाई कर देता है, और इसी सिद्धांत को इस्तेमाल करके अलग अलग संयंत्रों यंत्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं तरह की कुछ और मशीनों के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।
नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें विज्ञान से जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ों की बात हम आपसे करेंगे। हम जो सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं वो एक सवाल से शुरू होता है कि आखिर हमारे जीवन में मशीनों की क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन को मशीनें कैसे प्रभावित करती हैं। आइए कुछ मॉडल्स, कुछ प्रस्तुति के माध्यम से, कुछ एग्जिबिट्स के माध्यम से हम आपको वो समझाएंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को आपसे बांटने की कोशिश करेंगे। तो आप तैयार हैं? आइए, सबसे पहले हम एक उदाहरण के साथ अपने इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। हम सभी ने साइकिल चलाया है और साइकिल चलाते वक्त हमें हमेशा एक चीज़ जो हमेशा प्रॉब्लम देती है, तकलीफ़ देती है कि लगातार चलाने के बाद हमारी जो चैन होती है साइकिल की वो गिर जाया करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वही चैन हमारे कितने उपयोग में आती है, किस प्रकार वो साइकिल को लगातार चलाने में हमारी मदद करती है। यानी कि वो एक तरीके का एक चालक है, एक ड्राइव है। यानी मशीन्स में बहुत तरीके की ड्राइव्स यूज़ की जाती हैं। तो वो प्रकार क्या हैं और उनकी अलग अलग उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे उदाहरणों के माध्यम से। आइए, सबसे पहले हम आपको ये एक उदाहरण दिखाना चाहेंगे। जो मैंने आपको साइकिल की बात की, तो जैसे ही हमें इसको ये मान लीजिए साइकिल का पैडल है हमारा, और जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो इसकी मदद से, ये चैन की मदद से हमारा जो साइकिल का चक्का है वो भी घूमता है और गति का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार अगर हम इस उदाहरण की बात करें, गियर ट्रेन इसे हम कहते हैं। गियर ट्रेन में आप देख सकते हैं दांतनुमा आकृति बनी हुई है और ये जो वृत्ताकार जो एक चीज़ें बनी हुई हैं इन्हें हम गियर कहते हैं। ये एक दूसरे से लगी हुई हैं और जब हम एक को घुमाते हैं तो आप देखेंगे गति का स्थानांतरण बाकी जितने भी गियर्स हैं हमारे उसमें होता है। अब इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इनका उपयोग आप बहुत सारे मशीनों में देखेंगे, लेद मशीनें हो, इंजन्स हो, या आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टावर्स में घड़ियाँ लगी होती हैं उनमें भी इस तरीके के गियर का बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं। आइए एक और उदाहरण आपको हम दिखाते हैं और समझाते हैं। आपने बेल्ट कन्वेयर का नाम शायद ना सुना हो। आपने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अक्सर ये देखा होगा कि बहुत सारे सामान, भारी भारी सामान होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत होती है। लेकिन वो इतने भारी होते हैं कि बहुत सारे लोगों की मदद हमें पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा हमारा खर्च भी बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन को निकालने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे या हमारे जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक ड्राइव निकाला, एक मशीन के चालक के रूप में एक बेल्ट कन्वेयर को बनाया। बेल्ट कन्वेयर क्या करती है? मान लीजिए ये जो हमारा बेल्ट कन्वेयर है इसमें एक लेदर का एक बेल्ट लगा हुआ है बेसिकली और दो पुली की मदद से जब हम इसको घुमाते हैं तो आप देखेंगे ये लगातार यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। यानी अगर मान लीजिए ये मेरा लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है और अगर मैं इसे यहाँ रखूँ और जब मैं इसको घुमाता हूँ तो आप देखेंगे बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के ये यहाँ से यहाँ तक चला आता है। यानी कि हमारी ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और लेबर को कम कर देता है। और यही मशीनों का काम है, हमारी मेहनत को कम करना और हमारी क्षमता को बढ़ा देना। एक और उदाहरण स्वरूप मैं इस रोलर कन्वेयर की बात करना चाहूँगा आपसे। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम लोग जो चिप्स खाते हैं उसकी जो फैक्ट्री जहाँ पे वो बनती हैं, तो इतने सारे चिप्स के पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो वहाँ पे बेल्ट कन्वेयर का उपयोग किया जाता है। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ कुछ रोलर्स बने हुए हैं बहुत छोटे छोटे। जब मान लीजिए ये मेरा कोई सामान है, मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ, जब मैं इसे घुमाऊँगा तो आप देखेंगे बिना किसी बाहरी मदद के ये लगातार सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं। वो कैसे? इस सामान और इसकी जो सतह है नीचे की, इसके बीच में ये रोलर कन्वेयर घर्षण को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। और ये एक तरीके का ड्राइव है जो हम मशीन्स पे यूज़ करते हैं। तो आपने इन उदाहरणों के द्वारा ये समझा कि हमारे जीवन में मशीनों की कितनी उपयोगिता है और उनके अंदर किस तरीके के ड्राइव्स यानी चालक उपयोग किए जाते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल के द्वारा कुछ और चीज़ों की बात आपसे हम करते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें और हम ये माने कि अगर विद्युत ना हो तो आप सोचिए कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारे जीवन कैसी होगी। आपने अक्सर ये देखा होगा कि गांव के किनारे में बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे तार लगे होते हैं और उनके बीच में लोग कहते हैं कि ये देखो ये ट्रांसफार्मर है। आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, हमने भी सुना है। और बचपन में ये हमेशा सोचते थे कि आखिर ये क्या है और कैसे काम करता है।
तो आइए आज हम आपसे ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। ट्रांसफार्मर एक तरीके का एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। आइए इसको थोड़ा और गहराई से हम समझते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा और देखें कि ये कैसे कार्य करता है। अगर आप इस मॉडल को ध्यान से देखें तो आप यह पाएंगे कि ये हमारा जो पावर प्लांट है जहाँ पे ये विद्युत बनाई जाती है, यहाँ से 12 किलो वोल्ट का एक वोल्टेज डिफरेंस ट्रांसफॉर्म किया गया, स्थानांतरित किया गया और यहाँ पे आप एक शब्द पाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर की जब भी हम बात करते हैं उसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों कार्य कैसे करते हैं, आइए सबसे पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे दो कॉइल अलग अलग लगाए हुए हैं। इसे हम प्राइमरी कॉइल और इसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जब हम बात स्टेप अप ट्रांसफार्मर की करते हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के अंदर जो तार लपेटे होते हैं उनकी संख्या कम होती है और जो दूसरा हमारा जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें कॉपर के वायर ज़्यादा लपेटे होते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम विद्युत प्रवाहित करते हैं इसके अंदर एक विद्युत प्रवाह होती है और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के द्वारा हमने ये समझा, ये हम जानते हैं कि जब भी किसी तार के आसपास एक कोई विद्युत प्रवाहित होती है उसके अंदर तो उसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उस फील्ड के बनने की वजह से ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से इसके अंदर भी करंट पास होती है और पास में एक नेगेटिव फील्ड बनता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है यानी कि जो विद्युत प्रेरण की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके द्वारा इसके अंदर एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज इसके अंदर आते ही हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो एग्जैक्टली काम है हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर देना। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझते हैं। यहाँ पे दो वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो करीबन 60 वोल्ट के लगभग है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो 60 से कहीं ज़्यादा है, यानी इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज की जो मान है वो ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम बात जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की करते हैं तो यहाँ पे भी दो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल अलग अलग लगे होते हैं। इनमें भी वही प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग अंतर आता है। यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो वोल्टेज यहाँ आता है वो ऑलरेडी हाई वोल्टेज होता है, लेकिन उतने हाई वोल्टेज को हम अपने घरों में अपने उपकरण में उपयोग नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, किसी एक पद्धति के द्वारा हमें उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो ये काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करती है। वो यहाँ पे जो हाई वोल्टेज है उसको यहाँ लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है और उसके बाद हम अपने घरों में इसको उपयोग कर पाते हैं। तो अगर अब हम वापस चले इस सर्किट में तो यहाँ हमारा जो 12 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ से पास हुआ वो इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होकर बाहर आगे बढ़ा। यहाँ पे ट्रांसमिशन हुई, सब स्टेशन पे आके ये अलग अलग दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी अलग अलग दिशाओं में इसको बांट दिया गया और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको बहुत कम करके हमारे घरों में पहुंचा दिया गया, जहां से हम अपने इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लायंसेस होते हैं यानी विद्युत उपकरण होते हैं उसमें हम इस वोल्टेज डिफरेंस को यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूज़ करते हैं, वोल्टेज को यूज़ करते हैं और इसके द्वारा हम अपने उपकरणों को चलाते हैं। तो इस दोनों जो हमारी प्रस्तुति हैं, जो मॉडल्स हैं, उसके द्वारा हमने मशीनों के उपयोग को और ये किस प्रकार काम करते हैं उसको समझा। और आखिर में मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर स्टब जो हमारे स्टेशन होते हैं वहाँ बनते भी हैं और हमारे घरों में बहुत दूर तक ये सप्लाई भी होते हैं। यानी अगर हम समझें तो ट्रांसफार्मर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक उपयोग है और इसके बिना शायद हम अपने आज के जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों प्रस्तुति आप समझ पाए होंगे और आप ज़रूर इन दोनों आइडियाज़ को अपने किसी प्रोजेक्ट में ज़रूर उपयोग करें और इससे और सीख लेने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा।
तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।